जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। आपने अपने स्कूल दौरान में पढ़ा होगा कि आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। मूलतः अगर मैं किसी भी आंदोलन को क्षेत्रीय स्तर पर सीमित करूं तो अगर किसी एक क्षेत्र में हुआ है आंदोलन तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षेत्रीय आंदोलन कहते हैं। अगर अगर कोई आंदोलन, क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र में, पटना में, फतुआ में, भागलपुर में, सराय में, कहीं भी एक क्षेत्र में हुआ तो उसे हम अगर संज्ञा देंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय आंदोलन है। लेकिन जब कोई आंदोलन एक पूरे प्रांत में होगा, एक पूरे राज्य में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रांतीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं कि ये आंदोलन कोई और आंदोलन नहीं, ये पूरे प्रांत में हुआ है, यानी ये प्रांतीय आंदोलन है। जब कोई आंदोलन प्रांत से बाहर निकलकर, प्रांत का मतलब राज्य होता है, बिहार का आंदोलन हुआ तो बिहार में उसको हम प्रांतीय आंदोलन कहते हैं। लेकिन जब कोई आंदोलन 3 या 3 से ज्यादा प्रांतों में होता है तो उसे हम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक इसके उलट अगर हम आपसे बातचीत करें, तो आंदोलन को कई और भागों में बांटा जाता है। जब आपके पास किसी आंदोलन का किसान से संबंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, किसान आंदोलन कहते हैं, किसान आंदोलन कहते हैं। अगर किसी आंदोलन का जनजातियों से संबंध हो, ट्राइब्स से संबंध हो तो उसे हम जनजातीय आंदोलन कहते हैं, जनजातीय आंदोलन कहते हैं। और अगर किसी आंदोलन का क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध पाया जाए और उनकी विचारधारा को वो पोषित करता मिले तो उसे हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। और अगर कोई आंदोलन जनता की बात को हुकूमत तक पहुंचाए तो उसे हम जन आंदोलन की संज्ञा देते हैं। तो ये मूलतः आपके, अगर सिलेबस की हम बात करें तो आंदोलनों को हम इतने ही भागों में पढ़ सकते हैं, या तो वो आंदोलन क्षेत्रीय होगा, या वो आंदोलन प्रांतीय होगा, या वो आंदोलन राष्ट्रीय होगा, या आंदोलन किसान आंदोलन होगा। अब सुनिए मेरी बात को, एक किसान आंदोलन क्षेत्रीय भी हो सकता है अगर वो चंपारण है तो, क्योंकि चंपारण तक सीमित है। अगर वो किसान आंदोलन किसी प्रांत में है तो प्रांतीय भी हो सकता है। और अगर कोई आंदोलन बड़े स्तर पे किया जा रहा है तो वो राष्ट्रीय भी, अखिल भारतीय किसान सभा की तरह वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आंदोलनों को आगे ले जा सकता है। तो कोई भी आंदोलन क्षेत्रीय हो सकता है, प्रांतीय हो सकता है और राष्ट्रीय हो सकता है। इसको नोट डाउन करिए, प्लीज नोट इट डाउन। तुम इस पे शिफ्ट करो, तो इस पे शिफ्ट करो, बगल वाले पे तुम भी शिफ्ट करो, बगल वाले पे 2 लोग शिफ्ट करो, बगल वाले पे उस रो में जाओ, उस रो में बाकी लोग शिफ्ट कीजिए इधर। चलो शिफ्ट करो इधर, तुम लोग कंफर्ट बैठो। अब सब नहीं, चलो बैठो इधर, कोना वाले लोग बैठो। हो गया, 3 काफी है, 3 चलो थोड़ा रिलैक्स करो उसको। जांत की मुआ देगी बेचारी को, वैसे वजन नहीं है उसमें। हाँ चलिए मैडम तुम आगे आ जाओ, रेड। हाँ इतना बेशरम वाला बात है, हंस रही हैं मौका कहीं की। हो गया, चलिए मैडम ग्रीन, पीछे वाली वहां आगे आइए। डन है, बढ़े आगे। शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, अब जब हम बात करते हैं कि आंदोलन के प्रकार हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए कि कोई भी आंदोलन समय के साथ अपने, अच्छा कोई भी अगर आंदोलन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बातचीत करूं और मैं आपसे कहूं कि एक आंदोलन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी, मान लीजिए, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई देश में अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो क्या किसान आंदोलन की कोई विचारधारा होगी या नहीं होगी? यस और नो?
यस। क्या इस किसान आंदोलन का कोई उद्देश्य होगा या नहीं होगा? उद्देश्य इसके दो तरह के होंगे। एक तो टेम्पोररी यानी जिसे तात्कालिक उद्देश्य कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपको पीट रही है, तो आपके पापा के दो उद्देश्य हैं कि पहले ये बच्चा इमीडिएटली पीटा ना जाए, और दूसरा एक और उद्देश्य लॉन्ग टर्म होगा कि वो पता करना चाहेंगे कि क्यों पीट रही है, और उसके बाद वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए कि तुमको तुम्हारी मम्मी पीट रही है, या छोड़ दो तुम्हारा ब्याह हो गया है, मान लो तुम्हारी पत्नी तुमको पीट रही है, तो तुम्हारी मम्मी तुमको बचाने आएगी तो पहले सोचेगी कि मेरे बेटा को काहे ही पीटेगी, तो तुरंत पहले वो बचाएगी तुमको। उसके बाद वो जानना चाहेगी कि बेटा को क्यों पीट रही है। अब मान लीजिए कि बेटा क्यों पता चला कि टेम्पोररी पिटा रहा है तो बचा लिया आपको, और बाद में पता चला कि बेटा तो हमारा शराबी है, तो बेटा भर पेट नहीं, तो उसके बाद तुम्हारी मम्मी चाहेगी कि इस पे काम किया जाए, इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाए और इसको नशा से मुक्त करवाया जाए, यही होगा। तो किसी भी आंदोलन का भी उद्देश्य एक तो तात्कालिक होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घकालिक कहते हैं, दीर्घकालिक कहते हैं। ठीक है, होता है या नहीं होता है? मान लो कि तुम्हारा ब्याह हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारा, ये पहले ही से शोषित है, कह रहा है मेरा नहीं होगा। ठीक है, मान लो भाई तुम्हारा होगा ना, होगा। मान लीजिए कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी पत्नी को, मेरा बहुत पुराना एग्जाम्पल है ये, मूवी दिखाने गए धुरंधर 2, धुरंधर 2 में गए, उसने कहा पॉपकॉर्न लेके आओ, ये बोला नहीं लाएंगे, इसकी पत्नी ने कहा तलाक, तलाक और तलाक, कहानी खत्म। तो तुम्हारे तलाक होने का तात्कालिक पॉपकॉर्न नहीं लाना, लेकिन तुमको लगता है कि वो महिला इतनी मूर्ख है कि सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं लाने पर तुमको तलाक दी होगी? नहीं, तुम्हारे पहले से पाप का घड़ा भरा, अगर 1857 से 1857 तक अंग्रेजों ने हमारे साथ किया है, तो दुनिया का कोई भी आंदोलन हो दो तरह के कारणों से प्रेरित होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इन आंदोलनों की विचारधारा जो है, इन आंदोलनों की जो विचारधारा है, क्या इस विचारधारा इसका होगा या नहीं होगा? हर आंदोलन का आइडियोलॉजी होगा, यह आंदोलन में फिक्स होगा कि भाई ऐसे लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे, ये क्राइटेरिया है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती है? समय के साथ परिवर्तित होती है या नहीं होती है? समय के साथ परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता है, आपका अभी जैसे आपको पॉपकॉर्न के कारण पीटा है, जब उसकी विचारधारा में समय के साथ क्या हुआ होगा? परिवर्तन हुआ होगा। पहला दिन बहुत बढ़िया विचारधारा होगा, तो आप गए होंगे वैष्णो देवी लेके कि चलो तुमको घुमा के लाते हैं, चांद पर ले गए, तो चांद पर ले जाओ तुमको छोड़ के चल आएगी। एक अखबार में हम पढ़े थे कि बेचारा पति जो है आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके हनीमून पे लेके गया उसको अमेरिका घुमाने के लिए, पत्नी बोली तुम अकेले वापस जाओ, हम तो यहीं रह जाएंगे। तो वैसा नहीं हो तुम्हारे साथ। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, यस और नो? यस। और इसी बात को आंदोलनों में भी होता है। अगर कोई आंदोलन, मुझे एक बात बताइए कि कोई आंदोलन 1885 में अगर शुरू हो, राष्ट्रीय आंदोलन, और देश की स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक चले, तो क्या इतने वर्षों तक, लगभग 63 सालों तक, क्या एक विचारधारा पे ये चल सकता है? आपके घर में वैसी विचारधारा नहीं चलती है। आपके पिताजी की सोच कुछ अलग है, उनके पिताजी की सोच कुछ अलग थी, उनके बाद आपकी पीढ़ी आई, आपकी सोच कुछ अलग है, आने वाली पीढ़ी समय के 15-20 साल बाद की होगी, उसकी सोच अलग होगी। मैरिज पर ही ले लीजिए, आपके दादाजी की शादी बिना लड़की देखे हुई होगी, आपके पिताजी की शादी में आपके मम्मी, आपकी दादी गई होंगी आपकी मम्मी को देखने के लिए, गई होंगी ना, महिलाओं को लेके गई होंगी, हाथ जोड़ के दिखाओ, पलट के दिखाओ, जीभ निकाल के दिखाओ, पीठ दिखाओ, पैर दिखाओ, ऐसा देखा जाता है ना। अरे भाई शर्माना क्या है, हम जिस वहां से आते हैं देखा जाता है ये। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना आपको पता है ना हमको पता है, पता भी है, तो क्लासरूम जगह नहीं है बोलने का। तो ये सारी चीजें चेक हुई होंगी, उनकी विचारधारा है।
और अगर आपकी मम्मी तुम्हारे लिए लड़की देखने जाए और वो लड़की को कहे हाथ जोड़ के दिखाओ, पलट के दिखाओ, पीठ दिखाओ, भौड़ी दिखाओ, जीभ दिखाओ, तो कहेगी तोरा बेटा से हमको ब्याह नहीं करना है। फास्ट फॉरवर्ड, ये क्यों हो रहा है? समय के साथ लोगों के सोच में परिवर्तन होता है। तो इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त कि जिस राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड है 1885 से लेकर 1947 तक। और आप जानते हैं कि इस पूरे 63 वर्षों के कालखंड में राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारी विचारधाराओं ने अपने अपने तरह से परिवर्तन देखे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, चाहे विचारधारा कोई भी रही हो, उसका अंतिम उद्देश्य क्या रहा होगा? देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी रही होगी। यस और नो? यस। अब मेरी इस बात को ध्यान से गौर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जब हम इस आंदोलनों की बात करते हैं, जब हम इन आंदोलनों की बात करते हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस पूरे टाइम पीरियड में विचारधारा जो है समय के साथ बदलती है। विचारधारा जो है समय के साथ बदलती है, यानी विचारधारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। या यूं लिख सकते हैं कि विचार, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही लिख दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस बात को याद रखिएगा कि विचारधारा समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। और यही आपको राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को भी मिलेगा। जब हम इस राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें कई सारी विचारधारा आएगी। कभी कभी कोई विचारधारा आएगी जिसको हम कहते हैं किस नाम से? उदारवादी। ये अपने तरह से देश को चलाएगी, अपने सोच से ये अंग्रेजों से बातचीत करेगी, लेकिन इसका भी उद्देश्य क्या होगा? भारत की स्वतंत्रता। अंतिम उद्देश्य, छुपा हुआ उद्देश्य हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अंतिम उद्देश्य इसका भी क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। फिर विचारधारा कोई और आएगी, उसका भी उद्देश्य क्या होगा? स्वतंत्रता। फिर कोई और विचारधारा आएगी, उसका भी उद्देश्य स्वतंत्रता। फिर कोई और विचारधारा प्रबल होगी और उसका भी उद्देश्य स्वतंत्रता। यानी इस पूरे टाइम पीरियड में जैसे आम मनुष्य के जीवन में समय के साथ सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है, ठीक उसी प्रकार से इस 63 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारी विचारधाराओं का आगमन होगा और कई सारी विचारधारा आएंगी और कई सारी विचारधारा समय के साथ बदल जाएंगी। और सबसे पहले हमारे सिलेबस का यही पार्ट है जहां से हमें इसका अध्ययन करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए कि विचारधारा जो है समय के साथ बदलती है। बस इतना आपकी कॉपी में होना चाहिए, पेज वर्क के अंदर में, है ना। विचारधारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ध्यान दीजिएगा, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो प्रारंभिक तौर पे इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। मेरे साथ साथ बनाते चलिए कॉपी में। अच्छा, एक बात और है, मुझे एक चीज यहां पे रुक जाइएगा, बोर्ड पे देखिए। एक बात और बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक समय पर, एक टाइम पीरियड पर एक से ज्यादा विचारधारा हो, एक से ज्यादा विचारधाराएं प्रबल हो? कहने का मतलब है कि आज 2026 है, जब आप 2026 की बात कर रहे हैं, आपके दादा जीवित हैं, आपके पिताजी जीवित हैं और आप जीवित हैं। आप कहते हैं कि पापा पापा हम लव मैरिज ब्याह करेंगे, अंतर जातीय विवाह करेंगे। पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, लव मैरिज कर लो लेकिन जातीय विवाह करो, अपने जात में करो। दादा कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं करना है, हम तुम्हारे लिए बचपन में ही लड़की पसंद कर लिए थे, बगल में फूलन की बेटी थी लाल बबुनी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। तो एक टाइम पीरियड पे क्या 3 विचारधाराएं काम कर सकती हैं? ये बात सब लोग मानते हैं। मतलब जिस समय देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही होगी, उस समय भगत सिंह भी कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। उस समय दादा भाई नौरोजी भी अपनी विचारधारा रख सकते हैं। यानी एक टाइम पीरियड में एक से ज्यादा विचारधारा हो सकती है ना। जैसे यहां पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तुम कहोगे ना ना पापा, नहीं कहोगे ना? अरे
चेहरा से तुम साथी रह रहे। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। समझ गए ये बात? तो प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते, आप पंडित जी आपके कहते होंगे, तो उसी प्रकार से 1885 से 1905 का ये कालखंड होता है। इसी तरह से डायग्रामेटिकली नोट करें। और इस चरण को हम कहते हैं उदारवादी चरण। इस चरण को हम कहते हैं उदारवादी चरण। जो द्वितीय चरण होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंड फेज, जिसको हम कहते हैं द्वितीय चरण, इस द्वितीय चरण का टाइम पीरियड होता है 1909 से लेकर 1919 तक का। और एक होता है, इसको हम लोग टाइम, इसका नाम देते हैं उग्र राष्ट्रवादी चरण या अतिवादी चरण। बीपीएससी ने यह भी पूछ लिया है, ऑप्शन में उग्र राष्ट्रवादी नहीं देखे, अतिवादी दे दिया था। और तीसरा को कहते हैं तृतीय चरण। और इस तृतीय चरण के अंदर में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 1919 से 1947 तक का टाइम पीरियड होता है। और इसको कहते हैं गांधी युग या गांधीवादी चरण। 1905 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। या गांधीवादी चरण। इसमें कहीं भी विचारधारा का कोई टकराव नहीं। डन है, लिख लिया आपने? पढ़ते हैं नेक्स्ट बाइफर्केशन में। अगला जो बाइफर्केशन है वो और भी बेहतरीन है, ध्यान दीजिएगा। अगले बाइफर्केशन के मुताबिक, अगले बाइफर्केशन के मुताबिक आपको तो पूरा उठाना ही है, हम तो इसे उसको कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको हम 6 चरणों में बांटेंगे, 6 टाइप्स में। पहला चरण ये रहेगा, दूसरा चरण ये रहेगा। तृतीय चरण की जब बात होती है तो यहां पे वो देते हैं थर्ड फेज। तृतीय चरण, और तृतीय चरण के दौरान इसका वो टाइम पीरियड देते हैं 1908 से 1920 तक का। और इसका नाम देते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण क्या है ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद एक चरण आता है जिसे आप कहते हैं चतुर्थ चरण। और इसका टाइम पीरियड होता है 1920 से 1934। इसका जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। नेक्स्ट अगला टाइम पीरियड आता है, इसको हम कहते हैं पंचम चरण। इसका टाइम पीरियड होता है 1919 से 1942 तक का। और यहां लोग इसे कहते हैं गांधी युग या गांधीवादी चरण।
नेक्स्ट, अंतिम चरण, टाइम पीरियड 1942 टू 1947, टाइम पीरियड, नाम होता है स्वतंत्रता संग्राम का। अंतिम चरण, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए, थोड़ा फास्ट, प्लीज बी फास्ट। कुछ कह रहे हैं, बताइए। 1919 से 1942, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। मैडम थोड़ा फास्ट लिखिए, आपके हैंडराइटिंग का वेधशाला नहीं है, थोड़ा फास्ट लिखना होगा, है ना। डन है, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या समझ में नहीं आएगा, क्या नहीं समझ में आएगा बच्चा तुमको? सब आ रहा है तुमको, अरे वाह। तुम्हारे बगल में जो है आ रहा है, हम वो नहीं पूछ रहे, जैसे इसमें क्या तुमको नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं पता है तुमको। सबका मतलब पता है, ऐसा कोई जिसको तुमको। हाँ मैडम, आप उधर ऊपर देखिएगा तो उठा देंगे। हम मेरे क्लास में जैसे ही इन्हें ताकिएगा तो हम तुरंत खड़ा कर लेंगे। हमको कॉन्फिडेंस अगर हमसे बचना है तो हमको देखते रहिए, हमको लगेगा कि इसको आता है। नहीं समझे बात को? हाँ मैडम, आप, हाँ, आपको इसका मतलब पता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? यस सर, वेरी गुड। किसको कहते हैं? गजब बेवकूफ समझती हैं आप हमको, हैं? ऐसे ही आप सबको समझती होंगी। वेरी गुड मैडम, आपको पता है? आपको पता है, पीछे आपके, हाँ हाँ, आप ही उनके पीछे बैठी हैं, नहीं पता है। तो वही बात हम पूछना चाह रहे हैं ना, क्लास में जितना ज्यादा मूर्ख बनिएगा उतना आगे अच्छा रहेगा भविष्य आपका। हाँ, क्यों होता है भाई, कहाँ होता है बताइए? एक एक करके फिर सब्जी बाजार नहीं, कहां से आवाज आ रहा है, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया बात मेरे भाई, यही तो समझाना है आपको। एक साथ मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 19, आप इसको कनेक्ट कीजिए 1919 को द्वितीय चरण को पंचम चरण से, तो कहीं आपकी गाड़ी फंस रही है क्या? हाँ? उन्हीं को जवाब देने दीजिए, कहीं गाड़ी फंस रही है आपकी? कहीं नहीं फंस रही। बीच में फंसा कौन रहा है? ये दो। और हमने क्या कहा था कि एक समय पे दो विचारधारा हो सकती है। तो जब 1919 रहा होगा भारत में, तो उस समय एक उग्र राष्ट्रवादी भी होगी, तो साथ साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण भी चल रहा हो। हाँ, तो उसी के लिए तो मास्टर बने हैं ना, है? उसी के लिए कौन बना है? शिक्षक बने हैं, है ना। ठीक, तो अब क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट है? मन में क्लास का अपने आप को सबसे मूर्ख आदमी समझ के सवाल पूछा कीजिए, ताकि बाकी कहीं प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ, वेरी गुड, कोई पूछवे नहीं करेगा तृतीय चरण। तृतीय चरण तो हम लोगों ने बाइफर्केशन किया है कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो तृतीय चरण दो तरह से हो सकता है। आपके मन में यही सवाल होगा
कि पहला सर तरीका वो वाला जो इसके पिछले पेज पे है और ये वाला तरीका इस पेज पे है। तो आपसे ये सवाल है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सवाल क्या आता है मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं। सवाल ये पूछा जाएगा कि कालखंड पे सवाल पूछे जाते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण इतना से इतना तक था, इसके महत्वपूर्ण नेता ये थे, इसकी विचारधारा ये थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा का उद्भव क्यों हुआ, पहले से जब उग्र राष्ट्र। अच्छा एक बात बताइए कि जब सब कुछ घर में ठीक चल रहा था, अगर आपके दादाजी की विचारधारा बहुत अच्छी थी तो फिर आपके पिताजी की विचारधारा भी वही रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी उनको लगा होगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। वही हाल यहां हुआ। जब उदारवादी आएंगे तो ये ठीक ठाक, देखिए आप टाइम पीरियड 20 साल तक अपनी विचारधारा से देश के आंदोलनों का ये नेतृत्व करेंगे। लेकिन जब ये नई पीढ़ी आएगी तो उसको लगेगा कि ना ना ये सब नाकामा है, ये सब नाकामा है। इसलिए नाकामा है क्योंकि ये लोग जो है अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहा है, आम लोगों की समस्याओं तक उनको पहुंचा नहीं पा रहा है, किसानों को अपने आप से जोड़ नहीं पा रहा है। तमाम तरह की ये समस्याएं गिनाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं इनसे काम नहीं चलेगा, ये हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, हम आंख में आंख डाल करके बात करने वाले युवा पीढ़ी के लोग हैं, इनकी विचारधारा को साइड करो। समझ में आई बात? फिर ये लोग आएंगे कहेंगे ना ना उग्र राष्ट्रवादी जो नहीं है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि बतियाएंगे, बतियाने उतियाने से नहीं, वो निकालो वो आ जाएंगे फिर क्रांतिकारी, बोलेंगे इनसे देश आजाद नहीं होगा। एगो था पुराना आदमी वहां थे जोड़ता था, ये आया था कहता है कि हम टेबल पे चाय कॉफी पी के बतियाबे करेंगे, इससे भी काम हमारा चलने वाला नहीं है। देश अंग्रेजों, ये लातों के देवता है अंग्रेज, बातों से नहीं मानेंगे, इनके लिए पिस्टल गोली बंदूक चाहिए। तो ये नई विचारधारा आ जाएगी, ये नई विचारधारा आ जाएगी। ये कहेगा कि ना ना ये सब गलत बात है, ये रास्ते पे चलकर कोई भी देश आ जाए। गांधी आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ऐसी विचारधाराओं का पैराडिग्म शिफ्ट होगा और शिफ्ट होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब दो विकल्प है मेरे पास, या तो हम एक एक विचारधारा को एक्सप्लेन कर दें 2-2 मिनट में, या लिखवा दें 2-2 मिनट में, या मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर दें 2-2 मिनट में। कितने अच्छे हैं आप लोग हैं, बोका कहीं का। हाँ दोनों कर दिए तो बैच चल जाएगा जनवरी तक। नहीं समझे? हम ही 6 महीना नहीं ना पढ़ाएंगे, बाकी विषय भी तो कंप्लीट करना है ना। है तो इस वजह से इसको नोट डाउन कर लिए एवरीवन? यस सर, वेरी गुड। तो हम लोग 2-2 मिनट सब पे बातचीत कर लेते हैं, एकदम गिन के 2-2 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो पहली विचारधारा है उदारवादियों की। नाम में क्या लिख रहा है? उदार। तो मैं कहूं कि यार तुम उदारवादी हो, उदारवादी, मैं कहूं कि तुम उदारवादी हो, मैं कहूं कि ये महिला जो है बहुत उदारवादी है, मतलब इसको कोई कुछ बोल देता है, उसको कोई लेती होती दिल पे नहीं है। ये बगल वाली बोल दी कि तुम बहुत बेवकूफ हो, अच्छा कोई बात नहीं। वो बोल दी बहुत तुम उद्दंड हो, शैतान हो, कोई बात नहीं। पीछे वाले इसके दोस्त बोलते हैं तुमको पटक के मारेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, बोलते माफ करो उसको, है ना, दिल बड़ा है इसका, है ना। तो उदारवादी की अगर प्रवृत्तियों की बात की जाए कि इनकी विचारधारा किस प्रवृत्ति की रही होगी, विचारधारा की जो प्रवृत्ति है, विचारधारा की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी? उदार होगी, लिबरल अप्रोच होगा इनका, है ना, माफी वाला अप्रोच होगा। समझ रहे मेरी बात को? और उदार तो होगी ही, साथ साथ ये वो लोग होंगे जो पहली बार, आप समझिए इस बात को कि उदारवादी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1885 से 1905 तक। 1885 में पहली बार भारत में एक आंदोलन, एक संगठन का गठन होने वाला है। अब वैसे पहले बोर्ड पर लिखने से पहले देखिए मैडम, है ना, देखना जरूरी है। 1885 में पहली बार भारत में राष्ट्रवादी पार्टी का गठन होने वाला है, या कांग्रेस का गठन होने वाला है, लोग संगठित होने वाले हैं। तो इस विचारधारा की बात क्या होगी कि भाई हम अंग्रेजों के बिना चाहे तो हम पार्टी का गठन कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा इनके खिलाफ हो जाएंगे तो ये कल को हमारी पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देंगे, हमें बोलने नहीं देंगे। तो क्या ये आंख में उनको पीटने मारने की बात करेंगे? नहीं, ये हाथ जोड़कर अपना काम निकालने की बात करेंगे। सोचेंगे कैसे हो मेरा काम निकल जाए। आप भी कहीं फंस जाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि कहीं काम निकल जाए, यही सोचते हैं ना, है? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो इसी प्रकार से 1885 से 1905 तक ये जो विचारधारा थी, विचारधारा का मतलब क्या? विचारधारा का मतलब कि इसके कुछ नेता रहे होंगे,
मान लेते हैं इस टाइम पीरियड के इस विचारधारा के कोई नेता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी थे उदारवादी विचारधारा के थे। इसका मतलब दादा भाई नौरोजी की सोच थी कि वो उदार प्रवृत्ति के आदमी थे। वो अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे। अनुनय विनय का मतलब होता है फोल्डेड हैंड पॉलिसी। अनुनय विनय की नीति, ये आपको प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के क्वेश्चन में ये मिलेगा, डायरेक्ट यही वर्ड मिलेगा। अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे, मतलब फोल्डेड हैंड पॉलिसी, यानी अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर अपना काम निकलवाने का कारण ये समझते थे। और अंग्रेजों के सामने जब भी कोई काम निकलवाना होता तो कहता हूं माई बाप इसको देख लीजिए भाई, प्लीज कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये वैसी विचारधारा के लोग हुआ करते थे। तो अगर मैं कहूं कि दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो, जितना नाम लिख रहा हूं, इन नामों पर घटना चक्र में कम से कम 30 क्वेश्चन होगा, मिनिमम 30 क्वेश्चन। ये आदमी किस विचारधारा का है, ये आदमी किस विचार, मिनिमम गिन के बता रहा हूं 30। हाँ अभी आएगा। नरम दल इसी को कह सकते हैं, कहते इसी को है नहीं, कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है ये फोल्डेड हैंड पॉलिसी के अलावा दूसरा इन पर एक और पॉलिसी का हम लोग आरोप लगाते हैं और उसको कहते हैं 3P पॉलिसी। एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया 3P पॉलिसी के रूप में। 3P पॉलिसी का तात्पर्य यह है कि पहले P से प्रेयर, दूसरे P से प्रोटेस्ट। पहले P से प्रेयर, पहले P से प्रेयर यानी अंग्रेजों के सामने प्रार्थना करने वाले लोग, मांग रखने वाले लोग। दूसरे P से प्रोटेस्ट, संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करने वाले लोग, ये नहीं कि सड़क पर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करने वाले लोग, संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करने वाले लोग। और तीसरा पिटीशन यानी याचना देने वाले, याचना करने वाले लोग। अब इन तीनों के तात्पर्य हैं, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल जाना होगा। अब इस बात को समझिए कि मैं थोड़ी देर के लिए किसी के पास प्रार्थना करने गया हूं। हाथ को रोक दीजिए और मेरी तरफ ध्यान से देखिए, ठीक है? या लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, अगर कोई आदमी, मान लीजिए कि आप हैं, आप डीएम साहब के पास जाके अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, या हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए लॉजिकली हाथ रोकिए और मेरी तरफ देखिए, समझिए, ये समझ विकसित करने के लिए ये क्लास है। मुझे एक बात बताइए कि आप डीएम साहब के पास जाते हैं, आपको कोई गांव में समस्या हो गई, आपने एक लेटर लिखा कि भाई हजूर हमारे साथ ये समस्या है, और आप डीएम के पास जाकर प्रार्थना पत्र जमा करते हैं। जमा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको इस शासन व्यवस्था पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप डीएम साहब के पास इसलिए लेटर लेकर जाते हैं, प्रार्थना पत्र लेकर के जाते हैं, क्योंकि आपको इस बात का भरोसा है कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपके साथ न्याय, यानी आपकी आस्था भारतीय शासन व्यवस्था में है या नहीं है, तभी तो आप जा रहे हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, तो जाते क्या आप? नहीं जाते। यस, क्लियर है ये बात? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, ये प्रेयर ये दिखाता है कि इन व्यक्तियों को ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भरोसा था। यस और नो? ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भरोसा था। क्लियर है ये बात? सभी लोग अग्री करेंगे। मतलब ये भारतीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रिटिश व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अगर ये लोग वहां जा रहे हैं तो भरोसा था। यस। दूसरा, अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप भारत में हैं और आप भारत में आपके साथ पेपर लीक हो गया बीपीएससी का, आप उतर गए सड़कों पर और गर्दनी बाग में जाकर आप बैठ गए। ठीक है, आप क्यों बैठे गर्दनी बाग में? वहां संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत है, प्रदर्शन का वो स्थल है, वहां कोई भी व्यक्ति आप जाके प्रदर्शन, सड़क पे प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस पीटेगी, लेकिन आप जब गर्दनी बाग में जाके बैठ जाएंगे, चूंकि वो धरना स्थल है, तो पुलिस आपको
नहीं पीटेगी। तो इस बात को समझिए कि आप संवैधानिक दायरे में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कानून को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो संवैधानिक दायरे में आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि आपको भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि कानून के तहत वो प्रदर्शन के लिए स्थल बनाया गया है, वहां पर आप प्रदर्शन करेंगे, वहां मीडिया आएगी, वहां पुलिस के लोग आएंगे, नजदीकी थाना आएगा, बिहार सरकार के अधिकारी आएंगे, आपसे लेटर लेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उनको सरकार तक पहुंचाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और आकर आपको जूस पिलाकर आपका आंदोलन या प्रदर्शन समाप्त करेंगे। व्यवस्था तो यही होती है। क्लियर है ये बात सबको? दिस इज द वे, यही तरीका है ना। तो आप क्यों वहां जाते हैं? इसलिए आप जाके गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आपको इस बात का भरोसा है कि आपको भारत की कानून व्यवस्था पर, भारत की शासन व्यवस्था पर इस बात का आपको भरोसा है। यानी अगर आप नियम कानूनों का पालन कर, अगर आप रोड पर उतर जाते ही मोड़ जाम कर देते, कोचिंग के नीचे उतर के गोपाल मार्केट के सामने ये रोड जाम कर देते, तो आपको हम क्या कहते हैं कि आप नियम कानून का पालन करने वाले लोग नहीं हैं। आपको देश की शासन व्यवस्था में, देश की कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं है, आप कानून तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप प्रदर्शन संवैधानिक दायरों से जाकर गर्दनी बाग में कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप देश की कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, आप भारत के कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और आप उनका सम्मान करते हैं। यस और नो? यस। क्लियर है ये बात सबको? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर ये उदारवादी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे हैं, मतलब इनको ब्रिटिश, क्योंकि कानून तो ब्रिटेन का ही है, इनको ब्रिटिश कानून व्यवस्था में भरोसा है। यस और नो? कानून व्यवस्था में भरोसा है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये पिटीशन दे रहे हैं, याचना दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप पिटीशन देने कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? आप कोर्ट क्यों जाते हैं? मान लीजिए कि आपके ऊपर केस हो गया, आप किसी के ऊपर केस कर दिए, कोई पैसा लेके भाग गया, पुलिस आपकी नहीं सुनती है, तो आप कहां चले जाते हैं? कोर्ट। क्यों जाते हैं कोर्ट? न्याय की उम्मीद से जाते हैं। उम्मीद पूरा हो जाता है? होता तो नहीं है। अच्छा, हो जाता है भाई। देश में न्याय मिलता है, कानून भले ही, वो ढका हुआ मूर्ति भी तो अब हट गया है ना। लेडीज हट गई, देखिए कैसे बोल रहा है बोका। सुनिए, तो अगर आप पिटीशन देने जा रहे हैं, याचना करने जा रहे हैं, यानी आपको ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में तभी तो जा रहे हैं। अगर आप भारत के कोर्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था पे आपको क्या है? कोर्ट पर भरोसा है कि आपके साथ, और ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था पर या व्यवस्था में भरोसा है। क्लियर? तो क्या अब हम कह सकते हैं कि वो लोग जो अनुनय विनय की नीति का पालन करते हैं, अपने काम को पूरा करवाने के लिए अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जरूरत पड़ती है तो उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भरोसा है, ये वो लोग हैं जिनको ब्रिटेन की कानून व्यवस्था में भरोसा है, ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में भी भरोसा रखते हैं। इतना बात समझ में आया? उदारवादी कौन है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये उदारवादी विचारधारा है, ये क्लियर हो गया। उदारवादी। अब मैं आपसे कहूं कि उदारवादी विचारधारा में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उदारवादी नेता थे। ऐसे ईटीसी करके 20 नाम ईटीसी लिखवा दो, ध्यान दीजिएगा। इस नाम पर कम से कम 20-25 को क्वेश्चन घटना चक्र में मिलेगा आपको। मेरा कहने वो नहीं है, मेरा कहना यह है कि आज के बाद जब मैं कहूं कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या मैं कहूं थोड़ी देर के लिए कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उदारवादी नेता थे, तो आपको अमन के दिमाग में ये हिट करना चाहिए, ओ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उदारवादी थे, मतलब ये उदार प्रवृत्ति के थे, ये हाथ जोड़कर भी अंग्रेजों के साथ अपने काम निकलवा लेते थे, जरूरत पड़ती थी तो ये प्रार्थना, याचना और संवैधानिक दायरों में रहकर प्रदर्शन करते थे। ये व्यक्ति वो थे जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में, ब्रिटेन की कानून व्यवस्था में और उनकी न्यायिक व्यवस्था में भी भरोसा रखते थे। समझ में आई बात? अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि दिनसा एडुल्वी वाचा उदारवादी नेता थे, दिनसा एडुल्वी वाचा उदारवादी नेता थे। अगर मैं कहूं सुब्रमण्यम अय्यर,
सुब्रमण्यम अय्यर उदारवादी नेता थे। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये वो लोग थे जो हाथ जोड़कर अपना काम निकलवाते थे, 3P पॉलिसी का पालन करते थे, इनकी न्यायिक व्यवस्था में बढ़ो। मैं कहूं केटी तेलंग उदारवादी नेता थे। मैं कहूं महेश नारायण, बिहार स्पेशल, महेश नारायण उदारवादी नेता थे। तो अब आज के बाद जितने भी उदारवादी का नेता का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये उदारवादी हैं, ये हाथ जोड़कर काम निकलवाते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, जब बात निकली है तो पूरी होगी। पहली बात यह है कि उदारवादियों का तात्कालिक लक्ष्य क्या है। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए। पहले उदारवादी नेताओं का तात्कालिक लक्ष्य, अगर ये कह देते कि अंग्रेज अंग्रेज मेरा कांग्रेस बना दो, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, तो अंग्रेज कांग्रेस बनाते हैं या बनने देते भारत में? नेतवन को जेल में डाल देते, कहानी खत्म। तो इन्होंने कांग्रेस के गठन के समय इन विचारधारा के लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य आम जनमानस की समस्याओं का समाधान कराना है। आम जनमानस की समस्याओं का समाधान कराना है। मतलब हम जो है, हमारी जो विचारधारा क्या है, हम चाहते हैं कि हम आम लोगों की समस्याओं को इकट्ठा करें, आपके पास लाएं और आप उनका समाधान कर दें, और आप भी यही चाहते हैं। लेकिन इनका अंतिम उद्देश्य क्या है? देश की स्वतंत्रता। इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य है देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता। क्लियर हुआ ये बात? अब चलिए अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला स्लाइड क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला अब हम बात करने वाले हैं उग्र राष्ट्रवादी की। उग्र राष्ट्रवादी नाम में ही दिख रही है कि इनकी प्रवृत्ति, विचारधारा की प्रवृत्ति कैसी है। इनकी विचारधारा की जो प्रवृत्ति है ये कैसी है? नाम में ही उत्तर है, उग्र है। तो क्या ये लोग अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय करेंगे, हाथ जोड़ेंगे क्या? क्या ये लोग अंग्रेजों के सामने पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट की राजनीति करेंगे क्या? नहीं। तो ये करेंगे क्या? ये इनके दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा है कि ये अंग्रेजों से बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। ये कहेंगे हम तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, टेबल पर बैठ के तुमसे आंख में आंख डाल के बतियाएंगे, अपनी समस्या तुम्हारे सामने रखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे ये? तो जरूरत पड़ी तो हिंसा का भी प्रयोग करेंगे। जरूरत पड़ी तो हिंसा का प्रयोग करेंगे। मतलब तुम लोग बर्दाश्त से बाहर कर दोगे तो फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तुमसे। समझ में आई बात? लेकिन हम जो है उदारवादियों की तरह अनुनय विनय नहीं करेंगे। हम 3P पॉलिसी का पालन नहीं करेंगे। हम तुमसे बातचीत का रास्ता अपनाएंगे और जरूरत पड़ी तो हिंसा का भी, मारपीटो करेंगे, पिटबो करेंगे। समझ में आई बात? अब ये कौन लोग हैं? तो ये लोग कौन है मेरे दोस्तों? तो इन लोगों की जब आप बात करते हैं तो ये भारत में 3 जगह काबिज हैं। एक ये इलाका, एक ये इलाका और एक ये इलाका। यहां पर है बाल, यहां पर है लाल, यहां पर है पाल और यहां है घोष, अरविंदो घोष। इसीलिए लाल, पाल और बाल की तिकरी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 लोग जो हैं मिलकर जब एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 288 वहां जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तीनों की तिकरी के बारे में एक कमेंट किया गया है कि ये तीनों जो हैं राष्ट्रीय एकता, मतलब ये 3 लोग मिल जाएंगे तो पूरा राष्ट्र में इस विचारधारा का फैलाव हो जाएगा। अब ये विचारधारा क्यों आई, क्या नहीं हुआ, ये हम जब अलग से पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें कौन नेता है? बाल, लाल, पाल, घोष। क्लियर हो गया सबको? इसी से पैरेलली एक और विचारधारा है जो तीसरे नंबर की विचारधारा है, जिसे आप कहते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कौन लोग हैं? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी वो विचारधारा है जो कहती है कि अंग्रेज लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। तो हम क्या क्रांतिकारी, मुझे बताइए, अनुनय विनय करेंगे, हाथ जोड़ेंगे? नहीं। क्या ये 3P पॉलिसी का पालन करेंगे? नहीं।
क्या ये बातचीत का रास्ता अपनाएंगे? नहीं, ये कहेंगे कि हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे देश को स्वतंत्रता मिलेगी। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे देश को स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे देश को स्वतंत्रता मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे देश को आजादी मिलेगी। बतियाने उतियाने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको गोली बम बंदूक से पीटने का जरूरत है। मार गोली, गोली का जवाब गोली, और बम का जवाब बम से देने की जरूरत है, तभी देश हमारा क्या होगा? आजाद होगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये कौन लोग हैं? तो ये लोग हैं भगत सिंह, ये लोग हैं चंद्रशेखर, समझ गए ना, अशफाक उल्लाह खान, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? इटीसी अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस। अच्छा, इसमें भी दो फेज आपको पढ़ना है ना। एक फेज हमने दिया है 1908 से 20 तक, और दूसरा दिया है 1920 से 34 तक। क्यों इसलिए दिया है 20 से 34 तक में? क्योंकि जो पहला फेज का जो विचारधारा होगा, वो विचारधारा होगा कि इनको गोली मारो, इनको टॉर्चर करो, इनको पीटो, इनको बम मारो। दूसरे फेज के जो क्रांतिकारी होंगे बोलेंगे गोली बम मारने से खाली काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इनका संसाधन भी लूटना पड़ेगा। इनकी ट्रेन जा रही है, ट्रेन से सामान लूट लो। इनका खजाना जा रहा है, खजाना लूट लो। इनका चटगांव में शस्त्रागार है, वहां से बंदूकें लूट लो। काकोरी में ट्रेन गुजर रही है, डकैती कर लो। सेंट्रल असेंबली में ये सांसद बैठ के हमारे लिए कानून बना रहे हैं, वहां बम पटक दो। समझ रहे मेरी बात को? पुलिस कर्मियों की हत्या कर दो, चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दो। खैर वो उनकी विचारधारा नहीं है, मतलब आप समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों के अंदर में दोनों फेज जो अलग अलग लिखवाया गया है, दोनों फेज की विचारधारा अलग है। जब वो फेज आएगा तो हम उसमें लिखवाएंगे कि विचारधारा क्यों अलग है, क्या मामला है, ये सारा डिटेल में हम वहां कवर करेंगे। क्लियर है ये बात सबको? बालिका, बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका इस पद में प्रत्यय है। चाप प्रत्यय है, याट प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है या टाप प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, बालिका इस पद में प्रत्यय टाप प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। पर्यंत में उपसर्ग है। पर्यंत में उपसर्ग है, प्राउपसर्ग है, प्राउपसर्ग है, परिउपसर्ग है या पर उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, पर्यंत में उपसर्ग परिउपसर्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द है पुत्रा शब्द, स्थूला शब्द, सर्वा शब्द या प्रातः शब्द। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम शब्द ऑप्शन नंबर 3 सर्वा जो है सर्वनाम है। वही बात करते हैं पुत्रा का। पुत्रा एक संज्ञा है या एक संज्ञा है, और स्थूल, स्थूल एक विशेषण है। और बात करते हैं प्रातः। प्रातः जो है एक विशेषण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 है कुज्जर। कुज्जर शब्द का अर्थ है, कुज्जर शब्द का अर्थ है सर्प है, हिरण है, हाथी है, सूअर है। कुज्जर शब्द का अर्थ है, तो कुज्जर शब्द हाथी को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है मातृ शब्द का तृतीया विभक्त एक वचन में रूप होता है।
मात्र शब्द का तृतीय विभक्त एक वचन में रूप होता है मात्राया, मात्रा, मताया या माता। तो फ्रेंड्स मात्र शब्द का तृतीय विभक्त एक वचन में ऑप्शन नंबर 2 मात्रा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुबंधु सुबंधु की रचना है स्वप्नवास वदंतम मेघदूतम वास वदत्ता अभिज्ञान शकुंतलम। तो फ्रेंड्स सुबंधु की रचना वास वदत्ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? इन चारों में से कौन सा स्वर है? हर, लृ, वृ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो फ्रेंड्स इनमें से लृ एक स्वर है, बाकी सब